हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारा टॉपिक तो देखो डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने इस साल के लिए, तो उस पर अपना दिमाग खर्च नहीं करेंगे कि क्या डिलीट किया है क्या डिलीट नहीं किया है। फ़िलहाल टॉपिक को पढ़ते हैं पूरी तरीके से, और उसके बाद जब लर्न करने की बारी आएगी ना, तब उसमें आप ये सोचिएगा कि अच्छा ठीक है, ये वाला टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिया है तो ये वाला टॉपिक हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ईमानदारी से इस टॉपिक को देखो नहीं पढ़ाया गया तो होगा ऐसा कि जब तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो तुम्हें नहीं पता होंगी, राइट। तो देयरफॉर अ टॉपिक शुड बी स्टडी इन डिटेल। आप भले ही उसको रट्टा मत मारो, अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, बट पढ़ो उसको पूरी तरीके से। ठीक है, ये उसका काम रहेगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो आज का जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आवर थर्ड चैप्टर। इससे पहला वाला जो चैप्टर है वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, एसिड बेस भी हो चुका है, एंड जो आपका फर्स्ट है वो तो ऑब्वियसली हुआ ही होगा, है ना। तो ऐसे केस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को शुरू करने से पहले, ठीक है, हम लोग इसके बारे में एक बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, वो क्लास एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी क्लास है, बहुत ही इंट्रोडक्टरी क्लास। आपने 8th क्लास में भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है, आप जब 9th में गए तो भी आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है ना, और अभी जब आप 10th में आ रहे हो तो भी आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हो। सो इट मीन्स आपके लिए ये चीज़ अभी तीसरी बार रिपीट हो रही है। कितनी बार? तीसरी बार रिपीट हो रही है ये चीज़। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को कोई भी तकलीफ होनी चाहिए, बट फिर भी एक बार हम पढ़ते हैं। देखो, मेटल्स की जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेटल्स की जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये होता है कि मेटल्स बहुत ही ईजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है अपने आउटर मोस्ट शेल के पास में से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर देता है, बहुत ही ईजीली लूज़ कर देता है अपने आउटर मोस्ट शेल से। अच्छा, कहाँ से? अपने आउटर मोस्ट शेल से। अब इसको समझते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। देखो, आपके पास दो चीज़ें हैं, यू हैव मेटल एंड यू हैव अ नॉन मेटल। ऐसा नहीं होता कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या फिर नॉन मेटल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, कम है, ये वो। होता ये है कि जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स के केस में जो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा टाइट फोर्स लगाता है, टाइट या फिर कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। सॉरी, बहुत ही वीक आप लोगों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। इतना भी वीक नहीं कि तुम्हारी फूंक मारने से उड़ जाए, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये अप्लाई करता है। लेकिन अगर मैं यही सेम बातचीत नॉन मेटल्स के केस में करूँ तो नॉन मेटल्स के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। अब ऐसा क्यों हुआ कि मेटल्स के केस में ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाने वाला कमज़ोर है, और आप लोगों के मेटल्स के केस में कमज़ोर है, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में ये इतना ज़्यादा है? इसका जो रीज़न है वो आपको मिलेगा 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, जब आप 11th स्टैंडर्ड को पढ़ोगे, पीरियोडिसिटी एक चैप्टर आएगा वहाँ पर, जहाँ पे आप आयनाइजेशन एनर्जी का कैसे पढ़ोगे, एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज, और इस तरीके से में वैरी होते हैं, कैसे वैरी होता है आपके भी बुक में 5th चैप्टर में, बट उतने डिटेल में नहीं है जितने डिटेल में आपके पास 11th स्टैंडर्ड में है। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि मेटल्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और लेकिन ये मेटल्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेटल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेटल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस ताकत लगा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने के लिए
ठीक है। तो वो जो ताकत आप लोगों का न्यूक्लियस लगाता है वो मेटल्स के केस में कम होती है और नॉन मेटल्स के केस में कम होती है। अब होता ये है कि क्योंकि मेटल्स के केस में वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली होल्ड नहीं है, जिसकी वजह से अगर उस पर्टिकुलर मेटल के एटम्स को थोड़ी सी भी एनर्जी मिली, अब एनर्जी हो सकता है इतनी 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 कम रिक्वायरमेंट हो एनर्जी की कि वो हो सकता है करके आपके एनवायरनमेंट से उठा रहा है, ठीक है, वो हो सकता है आपके एनवायरनमेंट से उठा रहा है वो चीज़, है ना, एनवायरनमेंट से एनर्जी लेकर उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, एनवायरनमेंट से एनर्जी लेकर वो उसको क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। अच्छा, और एनर्जी जैसी मिलती है थोड़ा सा एनर्जी को लेगा और उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल के वो क्या कर देगा, फेंक देगा। ये भी कर सकता है, या फिर एनर्जी तुम भी दे सकते हो। तो हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उस केस को तो फिलहाल आप कट कर दो, ठीक है, उस केस को तो फिलहाल आप क्या कर दो, कट कर दो, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, जैसे मैं अगर सोडियम की बात करूँ, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। यहाँ पे देखो बीच में होगा न्यूक्लियस, ठीक है, उसके यहाँ बाजू वाले ऑर्बिट में होंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाजू में एक और जो ऑर्बिट होगा, इस ऑर्बिट में होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और यहाँ पे आप लोगों के पास जो ये वाला शेल होगा आपका आखिरी वाला, इस आखिरी वाले शेल में होगा मात्र आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस आखिरी वाले शेल में कितना होगा आपके पास, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आखिरी वाले शेल में आपके पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो न्यूक्लियस है अपनी ताकत इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उतनी ज़्यादा नहीं लगा पा रहा है, ठीक है, उतनी ज़्यादा नहीं लगा पा रहा है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ठीक है, उस बेचारे के कुछ सर्टेन रीजंस हैं जिसकी वजह से वो उस पर उतनी ताकत जितनी उसको लगानी चाहिए उतनी वो लगा नहीं पा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब ऐसे में क्या होगा, अगर वो ताकत नहीं लगा पाएगा तो जब वो ताकत नहीं लगा पाता है ना, तो अगर थोड़ी सी भी उसको एनर्जी, ठीक है, अगर वो एटम थोड़ी सी भी एनर्जी, वो पर्टिकुलर एटम थोड़ी सी भी एनर्जी अगर वो गेन कर लेता है, गेन कैसे करेगा, गेन कैसे करेगा, या तो तुम उसको एनर्जी दोगे या तो वो खुद एनवायरनमेंट से या किसी भी और वजह से, ठीक है, वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, कुछ भी करेगा, कुछ भी मतलब कुछ भी, कहीं से भी जुगाड़ जमाएगा, कुछ भी करेगा, और जब उसको वो एनर्जी मिल जाएगी तो उस एनर्जी को लेगा, उस एनर्जी को लेगा। और जब किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, जब किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, चाहे वो मेटल हो या चाहे वो नॉन मेटल हो, तो उस एनर्जी को लेने के बाद, उस एनर्जी को लेने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं, जोर जोर से अपनी पोजीशन पे रह के वाइब्रेट करते हैं। फिर आप उनको और एनर्जी देने लगते हो, ठीक है, आप उसमें क्या करने लगते हो, आप उनको और एनर्जी देने लगते हो, और जैसे जैसे आप उनको और एनर्जी देते हो वो और जोर से वाइब्रेट करते हैं। बट अगर उनको एनर्जी मिलती गई तो फाइनली एक ऐसी स्टेज आती है जब वो बोलते हैं कि यार अब इस एनर्जी को हम सहन नहीं कर सकते, अब हम इस एनर्जी को रख कर खुद का सिर्फ वाइब्रेशन नहीं करवा सकते, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन ही लूज़ कर देते हैं, हम लोग अपना क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ही लूज़ कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देना उनको ज़्यादा पुराता है, क्योंकि अब एनर्जी उनके अंदर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में घुस चुकी है, ठीक है, एनर्जी उनके अंदर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में घुस चुकी है कि अब उनका जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन उस हाई एनर्जी को की वजह से वो इलेक्ट्रॉन फाइनली अपनी जगह छोड़ के भाग जाता है। फॉर एग्जांपल किसी आप रूम में बैठे हो और उस रूम में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप फिर भी बैठे हुए हो, ठीक है, आप फिर भी बैठे हुए हो, अच्छा चुपचाप बैठे हुए हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपने ये देखा कि यार अभी भी गर्मी बढ़ती जा रही है, कम भी नहीं हो रही है, अकबकी हो रही है, थोड़ा सा बेचैनी हो रही है, तो आप क्या करोगे कि उस रूम में कुछ देर तक आप बैठोगे, और कुछ देर पे बैठने के बाद जब तक आप सहन कर सकते हो आप तब तक बैठे रहोगे।
लेकिन बाद में ठीक है आप रूम छोड़ दोगे यार, नहीं यहाँ पे नहीं बैठा जा सकता। सिंपल है, क्यों नहीं बैठा जा सकता? क्योंकि इस रूम को बैठने लायक क्या नहीं है, इसके पास माहौल नहीं है। आप रूम छोड़ोगे और रूम छोड़ के आप क्या करोगे, बाहर चले जाओगे, बराबर है। आप रूम छोड़ोगे, रूम छोड़ के आप सिंपली बाहर लीव कर जाओगे। अब वही आपका एटम भी करता है, वही आपका एटम भी करता है। जब उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, पहले तो एनर्जी मिलना शुरू हुई, वो उस एनर्जी को सहन करता है तुम्हारे जैसे। अच्छा, सहन कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। फिर जब एनर्जी का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, जब एनर्जी का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, अपनी उस पर्टिकुलर जगह को छोड़ देता है कि नहीं यार मैं ना इस जगह को छोड़कर चला जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियस तो पहले से कमज़ोर फोर्स लगा रहा था, अभी न्यूक्लियस तो वैसे भी नहीं पकड़ पाया, और अब ऊपर से बाहर वाले लोग भी प्रेशर बना रहे हैं, तो जाने दो इलेक्ट्रॉन तुम चले जाओ। वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, सारे को नहीं, सिर्फ आउटर मोस्ट वाले को। इस जगह पे अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। इस जगह पे अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और वो जो एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपने ऑर्बिट को छोड़ के भाग गया, वो एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर भाग गया, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर भाग गया। अब सोचो सीन कैसा है, अब सोचो ये सीन कैसा है। अब ये सीन ऐसा है कि पहले हुआ करता था आपके पास सोडियम एटम, पहले हुआ करता था आपके पास सोडियम एटम, और अब आप लोगों के पास है सोडियम पॉजिटिव। 9th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि जब कोई स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है तो वो कैटायन क्रिएट करती है। अगर कोई स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है तो वो क्या करती है, कैटायन क्रिएट करती है। तो सोडियम एटम इज नाउ कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया आप लोगों के Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में। किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। होप सो कि ये बात तो मेरे भेजे में गई, मेरे जो मैंने बोला कि ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इमेजिन करो ये आप लोगों के पास, अज्यूम करो कि लेट ये आपके पास सोडियम एटम का एक पीस है, ये सोडियम का एक पीस है, ये सोडियम का एक पीस है, ये आपके पास है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इस सोडियम का जो पीस है, इस सोडियम के पीस के पास कितने एटम होंगे, इस सोडियम के पीस के पास कितने एटम्स होंगे, 1 2 3 नहीं, बहुत सारे होंगे, बराबर है, इसमें बहुत सारे होंगे। तो अब इतने सारे जो सोडियम के एटम होंगे, बहुत सारे, ये 1 है, ये मान लो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7 है, ऐसे तो करोड़ों से भी ज़्यादा होंगे यार, ठीक है, बराबर। हाँ, तो इसमें तो करोड़ों से भी ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। इन सारे सोडियम एटम्स लोगों ने क्या किया होगा, एनर्जी ली होगी। कहाँ से ली होगी, एनवायरनमेंट से ली होगी। एनर्जी को लेने के बाद ये क्या हुए होंगे, ये आपके Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुए होंगे। और जब ये Na पॉजिटिव और जब इलेक्ट्रॉन में ये लोग कन्वर्ट हो गए, तो Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने के बाद, Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने के बाद, आपको नहीं लगता ऐसे बहुत सारे आपके पास Na पॉजिटिव रहे होंगे? क्योंकि जब बहुत सारे आपके पास सोडियम के एटम्स हैं तो आपके पास बहुत सारे Na पॉजिटिव भी रहे होंगे। और ये जो Na पॉजिटिव है ना, ये क्लोज रहते हैं, दूर दूर नहीं रहते, मतलब एकदम दूर दूर नहीं रह सकते। अगर बहुत दूर दूर होते पार्टिकल तो फिर ये एक गैशियस फेज हो जाती, क्योंकि सोडियम तो एक मेटल है, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजली पैक हैं। तो इस तरीके से पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजली पैक होते हैं, किसके, Na पॉजिटिव के, किसके, Na पॉजिटिव के, किसके, Na पॉजिटिव के, बराबर है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद किसके, आपके Na पॉजिटिव के, बराबर किसके, Na पॉजिटिव के। अच्छा, अब इन्हीं Na पॉजिटिव के आजू बाजू, इन्हीं Na पॉजिटिव के आजू बाजू क्या रहे होंगे,
इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन जो घर छोड़ के भाग गया था, जो Na पॉजिटिव का घर छोड़कर भाग गया था। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इस Na पॉजिटिव का एक इलेक्ट्रॉन, इस सेकेंड वाले Na पॉजिटिव का एक इलेक्ट्रॉन, सब Na पॉजिटिव के एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। घर छोड़ के भाग जाने का मतलब ये नहीं होता कि वो लोग कंप्लीटली क्या कहते हैं मेटल का जो पीस है, सोडियम मेटल का जो पीस है उसी को छोड़ के भाग गए। वो अंदर ही ट्रैप रहते हैं, वो अंदर ही ट्रैप रहते हैं, वो अंदर ही ट्रैप रहते हैं, लेकिन अपने ऑर्बिट से अलग हो जाते हैं। ठीक है, वो अंदर ही ट्रैप रहते हैं बट अपने ऑर्बिट से अलग हो जाते हैं। बराबर, किससे अलग हो जाते हैं? ऑर्बिट से अलग हो जाते हैं, अंदर ही ट्रैप रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके हाथों में अभी जो पेन है उस पेन में जितने भी लेट से मान लेते हैं मेटल के मान लो एटम्स हैं, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन उस पेन की जगह को छोड़ के भाग गए। ऐसा नहीं होता, वो पेन में ही रहते हैं लेकिन, ठीक है, वो पेन में ही रहते हैं लेकिन वो अपने ऑर्बिट से अलग हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? अपने ऑर्बिट से अलग हो जाते हैं। किससे अलग हो जाते हैं? ऑर्बिट से अलग हो जाते हैं। क्या ये बात भेजे में जा रही है? क्या ये बात भेजे में जा रही है? अच्छा, तो अब ऐसे में हुआ क्या? अब ऐसे में हुआ क्या? जब आप एक सोडियम के पीस को एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे या कह दो एटॉमिक लेवल पर देखोगे तो वो सोडियम का पीस आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा आपको? वो सोडियम का पीस किस प्रकार से दिख रहा होगा? इस प्रकार से दिख रहा होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ऐसे दिखने में हुआ क्या? ऐसे दिखने से हुआ क्या? ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन पे ये Na पॉजिटिव भी अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है। कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो लगाएंगे ना, और क्या लगाएंगे? पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो लगाएंगे ना, और क्या लगाएंगे? सिमिलरली इसी एक इलेक्ट्रॉन पे ये वाला Na पॉजिटिव भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा। सिमिलरली इस Na पॉजिटिव ने भी इस पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया होगा, इसी इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया होगा। सो इनडायरेक्टली आई एम गोइंग टू से कि वो जो तुम्हारा लावारिस, आई एम गोइंग टू से कि वो जो तुम्हारा लावारिस इलेक्ट्रॉन है जो अपने ऑर्बिट को छोड़कर भाग गया था, ठीक है, जो अपने ऑर्बिट को छोड़कर भाग गया था, उसके उस भागे हुए इलेक्ट्रॉन पे अब आजू बाजू के सारे Na पॉजिटिव क्या कर रहे हैं? मिलकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। बराबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, ये आप लोगों को स्कूल वगैरह में सिखाया नहीं जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेटालिक बॉन्डिंग, बट इसके बिना अगर मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी समझाने बैठा दूँ तो ये उस प्रकार से हो जाएगा कि आपने जो बचपन में पढ़ा है कि मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मेलिएबल वगैरह वगैरह, हम भी उसी का राग अलाप रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी सेम वही वाली चीज़ क्या कर रहे हैं? अलाप रहे हैं। बराबर है? अच्छा, अभी ऐसे केस में तो हम लोगों ने ये वाली चीज़ कंप्लीट की, हमें समझ में आ गया कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे में आप लोगों को एक बार शॉर्ट में फिर से चीज़ें रिवाइज करवा देते हैं। पहला, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, अब ऐसे केस में जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल्स में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु मेटल्स जो होते हैं उनमें उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही कमज़ोर किस्म का है। आप ऐसा कह दो, वो न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, मेरी बातों पे गौर करना, ठीक है, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे क्या नहीं लगा पाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता है अच्छे तरीके से। बराबर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नहीं लगा पाता है अच्छे से। ठीक है, अब ऐसे में जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता तो उसका वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कमज़ोर होता है। थोड़ी सी एनर्जी अगर उसको मिलती है तो पहले तो वो उस एनर्जी को धीरे 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 सहन करने की कोशिश करता है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है? आप लोगों का जब एनर्जी सहन नहीं कर पाता है तो अपने ऑर्बिट को छोड़ के भाग जाता है, और वहाँ से क्या क्रिएट होता है? कैटायन, और वहाँ से क्या क्रिएट होता है? आप लोगों का इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
बराबर है क्या क्रिएट होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन, बराबर क्या क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा समझ में आ गई बात। अब होता क्या है कि आपके पास अगर कोई सोडियम का टुकड़ा है, अगर आपके पास कोई सोडियम का टुकड़ा है तो सोडियम के टुकड़े में तो करोड़ों अरबों खरबों से भी ज़्यादा सोडियम एटम्स होंगे। हर सोडियम एटम के साथ यही चीज़ रिपीट होगी, हर सोडियम एटम के साथ यही चीज़ रिपीट होगी। और जब हर सोडियम एटम के साथ यही सेम चीज़ रिपीट होगी तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि उस पीस के अंदर जितने भी सोडियम एटम्स हैं सभी के सभी Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, सभी के सभी के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बराबर ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं हर सोडियम एटम और हर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गया है आप लोगों का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है बराबर। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, और यही मेटालिक बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, यही मेटालिक बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है जो मेटल्स वेरियस प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है बराबर, जो शो नहीं करता है कि वो मेलिएबल होगा, वो डक्टाइल होगा, है ना, उसके अंदर सोनोरिटी होगी, उसके अंदर क्या कहते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं यार हम लोग उसको, लस्टरनेस होगा। ये सारे रीजंस इसी मेटालिक बॉन्डिंग और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो पहले आपको 2 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। किसी भी मेटल की अगर बातचीत की जा रही है तो एक मेटल एटम दूसरे मेटल एटम के साथ में कौन सी बॉन्डिंग बनाता है, मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग अभी तक आपने 9th स्टैंडर्ड तक 2 प्रकार की बॉन्डिंग पढ़ी है, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, समझ रहे हो। आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करके रख लेती है, तो एक पे पॉजिटिव आता है एक पे निगेटिव आता है, बराबर, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज आयोनिक बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है दूसरा प्रकार, जिसमें एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, दूसरी स्पीशीज भी इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, नो लूज और गेन, और उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। लेकिन मेटालिक बॉन्डिंग में एक स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करती हैं, ठीक है, आपके ना ही एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है और ना ही दूसरी स्पीशीज उसके उस इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। यहाँ पे आपके मेटालिक बॉन्डिंग का मतलब है आपको दूर दूर तक जितने मेटल एटम्स दिख रहे हैं सारे मेटल एटम्स ने अपना अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया, बट लूज करने का ये मतलब नहीं होता है अपने घर से उसको निकाल के फेंक दिया, सिर्फ ऑर्बिट से निकाला है, ठीक है वो अभी भी उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर ही। तो बहुत सारे Na+ और बहुत सारे Na+ के पास बहुत सारे उनके अपने अपने निकाले हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो उन Na+ ने अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, लेकिन अब आखिर Na पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव, और आप लोगों के इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो इस तरीके के पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा ही रहेगा, और हर पॉजिटिव ने हर इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा के रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के रखा है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो यानी कि आपके आजू बाजू आपको जितने मेटल्स दिख रहे हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सबके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग है, ठीक है, सबके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग है। हो सकता है किसी में ये मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो और किसी में हो सकता है मेटालिक बॉन्डिंग थोड़ी कमजोर हो, बट हर मेटल के अंदर में कौन सी बॉन्डिंग मौजूद होगी, हर मेटल के अंदर में मेटालिक बॉन्डिंग मौजूद होगी। जब तुम हायर स्टैंडर्ड में आओगे ना 11th में, तब तुमको पता चलेगा कि एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग के अलावा एक और टाइप का फोर्स होता है, बट वो फिलहाल हमारा कंसर्न नहीं है। इवन आप जब 11th में आओगे तब आपको ये पता चलेगा कि मेटालिक बॉन्डिंग की एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड सी डेफिनेशन कि the bond which exists between the kernel of C of positive ions and the kernel of C of electrons वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो एक बहुत ही हाई फंटू डेफिनेशन, बट हम 10th में हैं, एक तो मेटालिक बॉन्डिंग हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ऊपर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो तुम्हारे लिए उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते उसको, सादी सिंपल भाषा में हमने उसको समझने की कोशिश की अपने छोटे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या है।
और यही मेटालिक बॉन्डिंग है जिसकी वजह से मेटल्स के अंदर में मेलिबिलिटी, लस्चर, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, ये थर्मल कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर उसको मिलती है। ठीक है, चलो तो इस चीज को यहाँ पे हम रोकते हैं। ये मेटालिक बॉन्डिंग का एक शॉर्ट सा हमने वीडियो रेडी रखा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके मेटल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो नॉन मेटल्स शो करते हैं। हाँ, अब एक बात और ध्यान रखना, मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। लेकिन जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, नॉन मेटल्स अपने न्यूक्लियस ने जो उनका रहता है वो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इतना ताकत से फोर्स लगाता है, इतनी ताकत से फोर्स लगाता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते। तो नॉन मेटल्स के केस में कोई मेटालिक बॉन्डिंग नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, नॉन मेटल्स के केस में किसी भी प्रकार की कोई मेटालिक बॉन्डिंग नहीं है। इवन तुम अपनी कोई नई बॉन्डिंग डिस्कवर मत कर लेना, हमारे द्वारा डिस्कवर्ड नॉन मेटल बॉन्डिंग, नॉन मेटालिक बॉन्डिंग, कि मैडम जिस तरीके से मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है उसी तरीके से नॉन मेटल की भी तो बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसा कोई हाई फंटोश कार्टूनगिरी मत करना, ठीक है? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं लूज कर रहे तो कहाँ से क्या बॉन्डिंग, ठीक है? सो देयरफॉर इस चीज को अभी हम समाप्त करते हैं। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो तुम मेरे को मैसेज करो, मैं तुम्हारा डाउट वहीं के वहीं रिजॉल्व करके देती हूँ। फिर उसके बाद सेकंड वाले वीडियो में मूव करना, ठीक है?